सर प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक का है, इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया किसको बोलते हैं? जब प्रेगनेंसी के समय जब सीजर अटैक होता है उसको हम बोलते हैं इक्लेम्सिया। क्यों होता है सीजर? तो इसके पीछे पहला जो रीजन है उसको बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया, यानी प्री इक्लेम्सिया के बाद इक्लेम्सिया होता है। तो इक्लेम्सिया का मीनिंग कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीजर अटैक, और इस सीजर के पीछे जो कारण है वह कारण है प्री इक्लेम्सिया। यानी प्री इक्लेम्सिया किसको बोलते हैं? यानी कि जब हाइपरटेंशन बहुत एक्सीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है और परसिस्टेंट करता है, उस कंडीशन में डेवलप होता है प्री इक्लेम्सिया। और उसके बाद के फाइनल स्टेज है इसको बोलते हैं इक्लेम्सिया। तो इक्लेम्सिया का मतलब क्या होता है? यह एक एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा, इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्लेम्सिया। क्या होती है इसमें? तो इसको बोलते हैं इट इज एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच क्या होता है इसमें एक हाइपरटेंशन, दूसरा प्रोटीनूरिया, तीसरा ओडिमा, चौथा सीजर या इसको कन्वर्सन भी बोलते हैं, सीजर या कन्वर्सन, और लास्ट में कोमा। तो ये जो डेवलप होती है इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इक्लेम्सिया, यानी सीजर आने लगता है इसमें, इसको बोलते हैं इक्लेम्सिया। चलिए इसमें होता क्या है, सारी बात पे ध्यान देते हैं। क्यों हो जाता है सीजर, क्यों यहाँ पे एपिलेप्सी अटैक होने लगता है, क्या रीजन होती है इसके बारे में अब वन बाय वन करके बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका इटियोलॉजी पर। कारण क्या है इसका कारण है कंटिन्यू ब्लड प्रेशर बढ़ना, हाइपरटेंशन, दूसरा कारण प्रोटीनूरिया, तीसरा कारण ओडिमा जैसे बोलते हैं। ये तीन मेन रीजन होता है इक्लेम्सिया होने का, अब तभी वजह से सीजर डेवलप होती है। अब तीनों रीजन होने का रीजन क्या है? इक्लेम्सिया होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वह है वेसोस्पाज्म, ब्लड वेसल का स्पाज्म हो जाना। ब्लड वेसल स्पाज्म क्यों हो सकता है? प्रेगनेंसी के समय जो प्लासेंटा है यह कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट रखता है, यूट्रस की तरफ ब्लड वेसल को डायलेट रखने की काम करता है, जैसे एंजियोटेंसिनेज एंजाइम्स, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2, तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, एंटीथ्रोम्बोक्सिन। ये सब ऐसा केमिकल होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, बढ़ने नहीं देता है, यह वेसोडायलेशन का काम करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में वेसोकंस्ट्रिक्शन होने का चांसेस हो जाता है। क्यों रहता है चांसेस? कुछ ऐसे फैक्टर जैसे जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, प्रीवियस प्रीक्लेम्सिया है, पहले से हाइपरटेंसिव है, फैमिली हाइपरटेंशन है, एक्सेस साल्ट यूज कर रहे हैं, रीनल डिजीज का प्रॉब्लम्स है, एडिनल ग्लैंड का डिजीज है, एडिनल ग्लैंड्स ये भी हो सकता है, प्राइमरी ग्रेविडा है, शॉर्ट टर्म प्रेगनेंसी है, 20 साल से पहले का प्रेगनेंसी है, 20 साल पहले मतलब कि कम एज में प्रेगनेंसी है, या एडवांस एज में प्रेगनेंसी है, ये भी निर्भर कर, ये भी होती है, डायबिटीज मेलाइटस है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। यानी ये जितने भी कारण देख रहे हैं ये सब कारण है, ये सब फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर परसिस्टेंट बढ़ने लगता है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण होता क्या है, किसी भी कारण से, तब कारण बता रहे ना, किसी भी कारण से जब ब्लड वेसल स्पाज्म होने लगता है, इस स्पाज्म के कारण हिपैटोसाइट्स, लीवर में पहले प्रॉब्लम होता है, हिपैटोसाइट सेल क्या होता है, वहां पे इंजोर्ड होता है। हिपैटोसाइट सेल के इंजोर्ड होने से वहां बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ बनता है फ्री रेडिकल, यह फ्री रेडिकल ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। पहला काम तो ये पहला होती है, पहला फैक्टर होता है कि H2O2 बनने के कारण ब्रेन सेल्स पे इफेक्ट होती है, यह होता है पहला वजह। दूसरी कारण जो होता है यहाँ पे
कि कंटिन्यू वेसोस्पाज्म के कारण ब्रेन का कैपिलरी में स्पाज्म हो जाता है, सेरेब्रल, उसको बोलते हैं सेरेब्रल स्पाज्म, सेरेब्रल स्पाज्म, सेरेब्रल स्पाज्म, वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है कंटिन्यू वेसोस्पाज्म के कारण। कंटिन्यू वेसोस्पाज्म रहने के कारण क्या होता है, फिर वहां पे जो ब्रेन के बहुत सारे सेल में ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, सेरेब्रल इस्केमिया होता है, सेरेब्रल हाइपोक्सिया होता है। अब इसके कारण क्या होती है, वहाँ का सेल डैमेज होता है और वहाँ पर इफ्यूजन होता है, सेरेब्रल इफ्यूजन, वहाँ फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है ब्रेन में। अब फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने के कारण जो ब्रेन में ब्रेन टिश्यू में इफ्यूजन होती है वहाँ पर, इसके कारण क्या होता है कि ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वह अबनॉर्मल हो जाता है, ब्रेन सेल का फंक्शन अबनॉर्मल हो जाती है, वहाँ पर एक्सेस डीपोलराइजेशन होती है, एक्सेस डीपोलराइजेशन, एक्सेस डीपोलराइजेशन होने के कारण क्या होती है, ज्यादा डीपोलराइजेशन होने की वजह से, एक्सेस डीपोलराइजेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो बॉडी पे चला आता है और इसी के कारण सिम्टम अपेयर हो जाता है जिसको सीजर कहते हैं, कन्वर्सन होता है। तो ब्रेन में अबनॉर्मल डीपोलराइजेशन हो जाती है जिसके कारण बॉडी में ऐसा सिम्टम आता है, इसी को सीजर बोलते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम पे कि इसमें सिम्टम क्या होती है। देखिए सबसे पहला सिम्टम तो बताया आपको कि बीपी इंक्रीज कर रही है, यूरिन से प्रोटीन पास कर रहा है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, बॉडी में बोगी लाइक स्वेलिंग हो जाती है, मुट्ठी हुआ बंद नहीं होती है, स्किन का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी का वेट गेन हो जाता है, वेट गेन हो जाती है इसमें। और क्या होता है, वर्टिगो, सर यहाँ पर क्या होगा, कंफ्यूजन होती रहती है, ब्लड विजन होता है, ब्लड विजन का कारण होता है रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है इसमें। इसके बाद अब्डोमिनल पेन, शॉर्ट ब्रीदिंग, ये भी पेशेंट होती है, और प्लस ओडिमा तो समझ में आ गया, ओडिमा होती है इसमें। अब जो इस अगला जो सिम्टम आता है इसमें वह आता है सीजर का सिम्टम, जिसमें 4 फेज होती है। ऑरा, ऑरा में क्या होता है, या तो फिर विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टी हेलुसिनेशन या ऑडिटी हेलुसिनेशन, तीनों में से कोई एक चीज होता है। उसके बाद जो फेशियल मसल्स है वो टर्न करता है वन साइड में और नेक वन साइड टर्न हो जाता है, इसको ऑरा बोलते हैं। ऑरा जो होता है 20 से लेकर 30 सेकेंड होता है। इसके बाद सेकंड स्टेज आता है टोनिक, टोनिक में मसल्स में टोन पावर बढ़ जाता है, हाइपरटोनिया हो जाता है, मसल स्केलेटल मसल स्पाज्म हो जाता है, और इसमें जो होता है आई जो होता है ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है आई बॉल, और आई लिड कंस्ट्रिक्ट हो जाती है इसमें, और हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है इसमें। इसके बाद तीसरा फेज आता है क्लोनिक, हाँ टोनिक फेज होती है वो 30 से लेकर 40 सेकेंड होता है। अगला होता है फिर क्लोनिक, क्लोनिक में क्या होता है, अब नॉर्मल जर्की मूवमेंट होने लगता है इसमें, इसके साथ साथ रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, जो सलाइवा का सिंथेसिस होने लगता है बॉडी मुंह से। और इसके बाद अगला जो फेज आता है ये होता है 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, और चौथा फेज होता है डीप स्लीप या कोमा, डीप स्लीप या कोमा, यह फेज आधे घंटा का भी हो सकता है, 40 मिनट भी हो सकता है, मिनट। इसके बाद क्या होता है इसमें पेशेंट सो जाता है, रेस्ट में आ जाता है और सारे पैरामीटर फिर नॉर्मल हो जाता है। ये जो होता है इसको सीजर कहते हैं। ऐसा ही इक्लेम्सिया जो होती है ना, ये प्रेगनेंसी कंडीशन में ऐसा डेवलप होता है। अब बात करते हैं इसमें कि साइन में क्या देखेंगे, साइन में बीपी बढ़ा रहता है, वेट गेन हो जाता है, स्किन का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। जब कॉम्प्लिकेशन देखेंगे इसमें हम, तो फिटस का ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है या फिटस डेथ कर जाता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, या फिर मेकोनियम पास कर जाता है। यहाँ पे चाइल्ड का भी डेथ हो सकता है, मदर का भी डेथ हो सकता है। ये इसलिए कि 3 तरह का इक्लेम्सिया होता है। पहला इक्लेम्सिया जिसको बोलते हैं प्रीनेटल इक्लेम्सिया। प्रीनेटल इक्लेम्सिया कब होती है, प्रीनेटल इक्लेम्सिया जो होती है यह 20 वीक से लेकर के और जो ट्रू लेबर पेन जब होती है वहां तक होता है। ये चांसेस 50% फीमेल में प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। उसको बोलते हैं प्रीनेटल या प्रीपार्टम इक्लेम्सिया बोलते हैं। प्रीपार्टम इक्लेम्सिया 50% होता है 20 वीक से लेकर के और ट्रू लेबर पेन तक। दूसरा होता है पार्टम इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया। इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया होती है
ट्रू लेबर पेन से लेकर के 48 घंटा आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 2 दिन तक जो होती है, किस समय से, ट्रू लेबर पेन से लेकर के और डिलीवरी के 2 दिन तक, उसको बोलते हैं इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया। ये 30% होती है। और एक होता है आपको जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया। पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया कब होती है? पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया होता है ये आपको 48 घंटा से लेकर के 2 दिन से लेकर के और डेवलप होता है। ये 2 दिन से लेकर के और 10 दिन तक का जो होता है इक्लेम्सिया, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया। तो ये जो इक्लेम्सिया होता है 3 वेराइटीज का मिलता है इसमें, और ये 20% होता है ये इक्लेम्सिया, 10 दिन तक मिलता है इक्लेम्सिया ये। और ये जो प्री पार्टम इक्लेम्सिया में क्या होता है कि इसमें चाइल्ड के डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है, और इंट्रापार्टम में मदर चाइल्ड दोनों के डेथ होने का चांस हो सकता है, और पोस्टपार्टम में जिसमें मदर के डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है। ये कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना, ये कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करता है कि प्री पार्टम इक्लेम्सिया है, इंट्रापार्टम इक्लेम्सिया है या पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया है। इसी पे डिपेंड करता है कि किसकी डेथ होती है, मदर का, फिटस का, या दोनों का। तो इसमें क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज भी होने के चांस हो सकता है, इसके बाद रिटेन प्लासेंटा भी हो सकता है इसमें। तो ये सब हो सकता है, या फिर अगला प्रेगनेंसी फिर ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। पहला इन्वेस्टिगेशन है ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर को जांच करके देखते हैं, ब्लड प्रेशर जांच करके देखते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें 180 mm से 180 mmHg से ज़्यादा रहता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। इक्लेम्सिया केस में ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 2, यूरिन प्रोटीन देखेंगे तो यूरिन में 4+ में यूरिन पास करती है लगभग, इसका मतलब कि 5 ग्राम पर लीटर से वो पास करता है। क्या चीज में? यूरिन से ये यूरिन पास करता है प्रोटीन। इसका अगला जांच हम लोग करके देख लेते हैं। इसमें हम लोग मदर का EEG कराते हैं, हो सकता है इसमें जो गामा वेव है ये अबनॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट कराते हैं हम लोग ECG में देखेंगे तो R वेव ज़्यादा मिलता है। अगला हम लोग कराते हैं रेटिनोस्कोपी कराते हैं। रेटिनोस्कोपी में इसलिए कराते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट की चांस हो सकती है, तो और रेटिनल हेमरेज भी हो सकता है ना, इसलिए हम लोग कराते हैं, हम लोग रेटिनोस्कोपी करा के देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिटल वेलबीइंग। फिटल वेलबीइंग देखेंगे कि फिटस का वेट कितना है, वो देख लेते हैं हम लोग, फिटल वेलबीइंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टोकोग्राफी देख लेते हैं। टोकोग्राफी से क्या करते हैं हम लोग, फिटस के हार्ट को पता लगा लेते हैं, या फिर स्ट्रेस टेस्ट से पता लगा लेते हैं। ये सब जो होता है उसमें डायग्नोसिस है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट पे, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें लोग। सबसे पहले हम लोग साल्ट अवॉइड करेंगे, डायूरेटिक ड्रग्स चलाते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स से क्या होता है कि बीपी भी मेंटेन आवेगी, और बॉडी का जो स्वेलिंग है, वेट है, वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और बाकी मैनेजमेंट हम लोग अकॉर्डिंग डायग्नोसिस के हिसाब से कर लेते हैं। इसमें हम लोग IV इन्फ्यूजन में RL देते हैं, रिंगर लैक्टेट देते हैं, साल्ट अवॉइड करते हैं, एक्सेस साल्ट से अवॉइड करेंगे हम लोग। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे जिस तरह से मेंटेन हो। प्रोटीन इन्फ्यूजन करते हैं, प्रोटीन डाइट को भी बढ़ाते हैं इसमें लोग। आयरन, फॉलिक एसिड, इसको हम लोग बढ़ाते हैं, इसको देते हैं हम लोग। विटामिन सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये हम लोग बढ़ाते हैं। विटामिन A सप्लीमेंट, इसको भी हम लोग देते हैं प्रेगनेंसी में, इसमें इक्लेम्सिया में। और प्लस सीजर अटैक नहीं हो, इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट का वहाँ पर हम लोग देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो सीजर है वो अटैक कम होता है। एप्सोलिन है वो भी दे सकते हैं। होम्योपैथिक दवा में इसमें क्या कर सकते हैं लोग, होम्योपैथिक में कई तरह की दवा आते हैं, जैसे प्लम्बामेट है, या फिर इग्नेशिया है, या फिर नेट्राम्यूट्स है। ये सब कुछ की दवा है जो कि हम लोग इसको रोक सकते हैं, इक्लेम्सिया को मेंटेन कर सकते हैं। पैसिफ्लोरा है, रोल्फिया है, ये सभी दवा बहुत बेस्ट दवा है इक्लेम्सिया के लिए, ये सब दवा चलाते हैं। और बाकी अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिंग सुपरविजन करना होगा। ये था मेरा इक्लेम्सिया, बाकी बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।